कराची को 3 साल में मुकम्मल तब्दील कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ताजरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सड़कों, पानी, बिजली, गैस के मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। वफाक और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों की कमेटी बनाई गई है। कारोबारी तबके को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। ताजरों ने कहा, बारिशों से मुआशी, तजारती, सनती और समाजी सरगर्मियाँ रुक गई हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। सेहत के मुतालिक दरियाफ्त किया। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस और पार्लिमानी मामलात पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन अलायंस को मुतहर्रिक करने पर इत्तेफाक किया। उधर राबर कमेटी का इजलास कल होगा। 10 जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कल रहबर कमेटी के इजलास में लाइहा अमल तय करके एपीसी बुलाई जाएगी। एहसन इकबाल का कहना है, हुकूमत पूरे मुल्क के लिए अजाब बन चुकी। फरतुल्लाह बाबर बोले, एहतसाब नहीं, ये एक तरफा कार्रवाइयां हो रही हैं। नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। नवीद कमर ने कहा, शहबाज शरीफ कराची वालों के जख्मों पर मरहम रखने आए हैं। तुमसे कौन एनआरओ मांग रहा है, बताओ आटा चीनी चोर कहाँ है। शहबाज शरीफ का कराची में कारकुनान से खिताब में वजीर आजम पर वार। बोले, इमरान खान न्याजी को कराची आने पर मजबूर कर देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, वफाक ने अरबों रुपए कराची को देने का वादा किया, कहाँ हैं वो फंड्स। अपोजिशन लीडर का कराची में बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा। ईदी सेंटर में फैसल ईदी से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म 2 दिन बाद कराची का अहम दौरा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ और तरक्याती मंसूबों का ऐलान मुतवक्के। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। उधर कराची में अर्बन फ्लडिंग के बाद मामूलात ज़िंदगी बदस्तूर मुतासर। कई इलाकों में पानी मौजूद, कीचड़ और गंदगी के भी अंबार। शहरी मुश्किलात से दो चार। FATF से मुतालिक अपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए FATF कानून साजी रोकी। अपोजिशन करप्शन बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी पर जाने की इजाज़त दी। इजलास में नवाज शरीफ की वापसी के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की अदालती फैसले के बाद वतन वापसी के लिए खानदान और कानूनी माहिरीन से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक हुसैन नवाज, हसन नवाज और इसहाक डार से मशवरा किया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से भी राबते। शरीफ फैमिली ने नवाज शरीफ को डॉक्टर्स की राय लेने और लंदन में ऑपरेशन कराने का मशवरा दिया। इसहाक डार का इलाज मुकम्मल कराकर ही पाकिस्तान जाने का मशवरा। जिन्होंने पेट फाड़ना था वो करप्शन बचाने के लिए बगलगीर हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात पर हुकूमत का रद्द अमल। शहबाज गिल कहते हैं, मीसाक के करप्शन पार्ट 2 का ड्रामा फिर रचाया गया। अपोजिशन रहनुमा अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। इस बार कराची पैकेज करप्शन के लिए नहीं, लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल होगा। इमरान खान के दौरा कराची से करप्शन अलायंस फिर नाकाम होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज़ हासिल कर लिया। कारकर्दगी के हिसाब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दुनिया में चौथा नंबर। न्यूयॉर्क की ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई। अफवाज पाकिस्तान की खिदमात को खराज तहसीन और शहदाए अफवाज पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश। OPCW ह्यूमन राइट्स फोरम साउथ ऑफ इंग्लैंड की जानिब से मुनक़्क़िद करदा तकरीब में काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत।
इंग्लैंड और वेल्स में स्कूल 5 माह से ज़ायद अरसा बंद रहने के बाद खुल गए। स्कूल्स के दाखिली और खारजी रास्तों को मार्किंग के जरिए अलग अलग किया गया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दीगर खुसूसी इक़दामात भी किए गए। बर्मिंघम में ब्रिटिश कश्मीरियों का एक और अहम इजलास यूनियन ऑफ ब्रिटिश डेस्परेट तंजीम का क़याम अमल में लाया गया। तंजीम ब्रिटिश कश्मीरी नौजवानों को मसला कश्मीर के असल पहलू से आगाह करने में किरदार अदा करेगी। लंदन के नवाही इलाके इस्लाओ में सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। इस्लाओ क्रिकेट क्लब ने लूटन क्लब को शिकस्त देकर फतह अपने नाम कर ली। सुपर लीग में इस्लाओ के साथ साथ दीगर शहरों से कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी, खेलों की सरगर्मियां भी बहाल हो रही हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी 5 माह बाद सहराए अरब में क्रिकेट के मैदान आबाद करेंगे। अमेरिका की यूएई के बाद दीगर अरब ममालिक के भी इसराइल से ताल्लुकात कायम कराने की कोशिशें। अमेरिकी सदर के मुशीर जैरेड कुशनर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा से मुलाकातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं राफिया अवान। बुलेटिन में मौजूद हैं साथी एंकर सैयदा इकरा बुखारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के आइंदा 3 बरस अहम होंगे। FATF के हवाले से इंकिशाफाती रिपोर्ट जारी होगी। के इलेक्ट्रिक को कराची की बिजली महंगी करने की इजाज़त मिल गई है। PSL 5 के बकिया मैचेस का ऐलान हो गया है। सुहेल अनवर सियाल की बैठक पर छापा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कराची में अहम मुलाकात की, जिसमें माजी के हरीफ आ गए करीब। बिलावल हाउस कराची में अपोजिशन रहनुमाओं की बड़ी बैठक हुई। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात में अहम फैसले हुए। पीपल्स पार्टी नून लीग का अपोजिशन अलायंस को मुतहर्रिक करने पर इत्तेफाक हो गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी क़यादत ने गिरफ्तारियों और नैब कार्रवाइयों के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद का फैसला किया है। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। इस दफा हमने शरीफों को मिटाना है, आपसे निजात चाहिए। नैब केसेस में उलझी अपोजिशन हर हद पार करने को तैयार। माजी में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने वाले अपोजिशन रहनुमाओं की कराची में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करने बिलावल हाउस पहुंच गए। आसिफ जरदारी ने खुद इस्तकबाल किया। अपोजिशन लीडर और साबिक सदर की मुलाकात में बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह भी शामिल थे, जबकि लीगी वफ्द में एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर और दीगर रहनुमा मौजूद थे। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम दिया। माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानबाजी करती रही है। जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। इस दफा हमने शरीफों को मिटाना है। पंजाब को, पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को, KPK को और सिंध को आपसे निजात चाहिए। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने तबसरा किया। शहबाज शरीफ जरदारी का पेट फाड़कर लूटा माल निकालने बिलावल हाउस पहुंच गए। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत 10 अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे शरीक होंगे। रहबर कमेटी का इजलास अकरम दुर्रानी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा। एहसन इकबाल का कहना है कि रहबर कमेटी में लाए अमल तय करके APC बुलाई जाएगी। हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। दोनों जमातों ने फैसला किया कि कल जो रहबर कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें शिरकत की जाएगी। इस हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम जमहूरी और आइनी ऑप्शंस पे को बरूए कार लाएं, जिनसे मुल्क
اس نقصان سے، اس تباہی سے اور اس آزمائش سے نکل سکے جو کہ اس حکومت کی نا تجربہ کاری، نا اہلی اور ناکامی سے پوری قوم کے لیے ایک عذاب بن چکی۔ رہبر کمیٹی کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور رہبر کمیٹی اس کی تفصیلات طے کرے گی، جس کے نتیجے میں ملک کی اپوزیشن جماعتیں مل کر مستقبل کے لاہے عمل کا فیصلہ کریں گی۔ عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف کی وطن واپسی کا مسئلہ ان کے خاندان اور پارٹی رہنماؤں کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا۔ نواز شریف کی اپنے عزیز و اقارب، پارٹی رہنماؤں اور قانون دانوں سے مشاورت، شہباز شریف اور مریم نواز میں بھی صلاح مشورے جاری۔ لاہور سے میاں شاہد ندیم رپورٹ کریں گے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ۔ عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف نے وطن واپسی کے لیے خاندان کے افراد سے مشاورت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم نے حسین نواز، حسن نواز اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے مشورہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے شہباز شریف اور مریم نواز میں مسلسل رابطے ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے سینئر قانون دانوں اور رفقا سے مشاورت کا عمل بھی جاری ہے۔ شریف فیملی نے نواز شریف کو ڈاکٹرز کی رائے لینے اور کورونا کی وجہ سے بند اسپتالوں کے کھلتے ہی آپریشن کروانے کا مشورہ دیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ علاج مکمل کروا کر ہی پاکستان جائیں۔ ذرائع نے بتایا کہ سیاسی مشیروں نے بھی نواز شریف کو علاج کروا کر ہی وطن واپس آنے کا مشورہ دیا ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے ذرائع نے بتایا کہ آئندہ چند روز میں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے مکمل لاہے عمل تشکیل دیا جائے گا۔ میاں شاہد ندیم، 92 نیوز، لاہور۔ اور ایف اے ٹی ایف سے متعلق اپوزیشن اور بھارت ایک پیج پر ہیں۔ بھارت کی پوری کوشش ہے پاکستان بلیک لسٹ میں شامل ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومتی اور پارٹی ترجمان کے اجلاس میں گفتگو۔ مزید کہا کہ اپوزیشن نے بلیک میلنگ کے لیے ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی روکی، حکومت احتساب کے منشور پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ایف اے ٹی ایف سے متعلق اپوزیشن اور بھارت ایک پیج پر ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم اختر۔ جی فہیم، بتائیے گا۔ دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق حکومتی اقدامات پر بریفنگ کی گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی، جبکہ حکومت احتساب کے منشور پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ایف اے ٹی ایف قانون سازی پر اپوزیشن کے کردار سے متعلق گفتگو کی۔ ترجمانوں کو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی، جبکہ اجلاس میں نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف قانون سازی روکنے پر اپوزیشن کا کردار قوم کے سامنے ہے۔ ہندوستان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں شامل ہو۔ حکومت نے اپوزیشن نے حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی رکوائی، جبکہ ایف اے ٹی ایف سے متعلق اپوزیشن اور ہندوستان ایک پیج پر ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا ملک کے لیے فہیم، آپ کا شکریہ۔ اور مسائل سے دوچار کراچی والوں کے لیے ایک اور بری خبر، بجلی آئے نہ آئے اب اضافی بل ضرور آئے گا۔ کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں ₹1.09 فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں منظوری دی گئی۔ فیصلے کا اطلاق 1 ستمبر سے ہوگا۔ اکتوبر کے بل میں اضافہ شامل ہوگا۔ کراچی کے شہریوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر، بجلی پھر مہنگی ہو گئی۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی کے اجلاس میں کے الیکٹرک کے لیے بجلی کے ٹیرف میں ₹1.09 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق فیصلے کا اطلاق 1 ستمبر سے ہوگا۔ اکتوبر کے بجلی کے بل میں اضافہ شامل ہوگا۔ اضافہ 2016 سے 2019 کے دوران سے ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ کراچی کے شہریوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ شہری حکومت کو دہائیاں دیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی آتی نہیں، اوور بلنگ نے بھی پریشان کر رکھا ہے۔ ایسے میں قیمتوں میں اضافہ غریب عوام پر ظلم ہوگا۔ کراچی جو ہے وہ فلڈ کا شکار ہے بہت زیادہ اور لوگ متاثر ہیں
اور اس میں اب بجلی بھی بڑھا کے جو ہے نا ایک اور عوام پر ایک بوجھ اور ایک اور سیلاب جو ہے نا وہ عوام کے اوپر جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا ہے. یہ ایک دورہ عذاب دورہ بوجھ کراچی کے شہریوں پر کیوں؟ یہ ایک زیادتی ہے کراچی والوں کے ساتھ. ٹیرف کے جو اضافہ کیا گیا ہم اس کی بالکل سخت مذمت کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے کہ اس جو ٹیرف کی جو مزید بڑھائی گئی ہیں قیمتیں ان کو کم کیا جائے. حکومت ظلم کر رہی ہے عوام کے خلاف, تو یہ حکومت کو ریورس کرنا چاہیے جو بھی ان کا ڈیسیجن ہے, بجائے یہ کہ ریلیف دے دے, تھوڑا سا اور ریلیف دے دے اور عوام کے اوپر بوجھ بڑھا رہی ہے. وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی حکومت کے الیکٹرک کو 4.7 ارب روپے سبسڈی کی مد میں بھی دے گی. بلیٹن جاری ہے, یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. افواج پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین اور شہدائے افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے OPWC ہیومن رائٹس فورم ساؤتھ آف انگلینڈ نے تقریب کا اہتمام کیا, جس میں کاؤنسلرز اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی. وسیم کاظمی کی رپورٹ دیکھیے. یوم دفاع پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد ہونے والی اس پروکار تقریب میں چیئرمین OPWC نعیم نقش بندی کا کہنا تھا کہ بھارت گیدڑ بھبکیوں سے باز رہے. 1965 میں وسائل اور ٹیکنالوجی کے فقدان کے باوجود اگر پاک فوج نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے تھے تو بھارت مت بھولے کہ اب 2020 ہے. اگر پاکستان کو میلی آنکھ سے بھی دیکھا گیا تو بھارت کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ رہتی دنیا مثال دے گی. فوج پاکستان کے جو شہداء ہیں, جن کی لازوال قربانیاں اپنے جانوں کے نذرانے دیے ہیں, ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور ان ناقدین کے لیے کہ جو افواج پہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں, ان کو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ جن ممالک کے پاس افواج نہیں ہیں وہ باطل قوتوں کے آگے, مغربی طاقتوں کے آگے بھی رمال بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج, مضبوط انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور ہمارا ملک ایک ایٹمی طاقت ہے. مرکزی صدر حاجی عابد حسین, سابق میئر چشم کونسلر کیسر محمود اور کونسلر کیسر گندل کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ کے خاتمے کے لیے آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد میں لازوال قربانیوں سے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. تقریب کے میزبان صدر OPWC ہیومن رائٹس فورم ساؤتھ عمر شیخ, اسلم ڈوگر اور ڈاکٹر نورین اوان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بھارتی فوج اور خفیہ ایجنسی را کی جانب سے کشمیریوں پر 1 سالہ کرفیو کے ذریعے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے. اغیار, عالمی میڈیا اور انسانی حقوق کے علمبردار کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. ڈپٹی میئر ایلنگ, منیر احمد, کونسلر انصر حسین, عمران رانا اور دیگر مقررین افواج پاکستان کے شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور ملکی خدمات پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ وقت ضرورت دنیا بھر میں بسنے والی پاکستانی قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. پاکستان فوج جو ہمارے ہر مشکل کے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اس میں ضرب عصب ہو, بارڈر پہ ہوں, اس میں سیلاب ہو, زلزلے ہوں, جو بھی ہو, ہماری فوج ہماری عوام کے ساتھ ہوتی ہے. آج کا جو ہمارا منعقد ہونے کا مقصد ہمیں پاک فوج کو دفاع کے لحاظ سے خراج تحسین پیش کرنا ہے. اور جیسے کہ جشن آزادی جو ابھی ریسنٹلی یہاں گزری ہے, ہم اس کو بھی اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی یہاں پہ ہوئے ہیں. برٹش نیوی افیسر کیپٹن منیر خان نے بھی افواج پاکستان کے شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. تقریب کے شرکا نے اس موقع پر پاکستان اور افواج پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی ہر گھڑی میں دیار غیر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی اپنی فوج اور اپنے وطن کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. تقریب میں ملی جوش و جذبہ نمایاں رہا. شرکا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وطن سے محبت کا بھرپور اظہار کیا. وسیم کاظمی, 92 نیوز, لندن. انگلینڈ اور ویلز میں اسکول 5 ماہ سے زائد عرصہ بند رہنے کے بعد کھل گئے ہیں. اسکولز کے داخلی اور خارجی راستوں کو مارکنگ کے ذریعے الگ الگ کیا گیا ہے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دیگر خصوصی اقدامات بھی کیے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں. برطانیہ میں طالب علم لاک ڈاؤن کے سبب تعلیمی میدان میں 3 ماہ پیچھے رہ گئے ہیں اور اس صورتحال سے لڑکے اور غریب طلبہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں. امیر اور غریب طلبہ کے درمیان مارچ کے بعد سے سیکھنے کے فرق میں تقریباً نصف اضافہ ہوا ہے. حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ بچوں کو کرونا وائرس کے سبب ہونے والے تعلیمی حرج کو پورا کیا جائے گا. انگلینڈ اور ویلز کے اسکولوں میں نئی ٹرم کا آغاز کر دیا گیا, تاہم اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ میں پہلے ہی اسکول کھل چکے ہیں. اساتذہ کے مطابق لڑکے لڑکیوں کی نسبت تعلیم میں زیادہ کمزور ہیں اور امیر اور غریب طلبہ کے درمیان تعلیمی فرق 46% تک
बढ़ गया है। नेशनल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक पसमानदा स्कूलों के 53% के निस्बत अमीर इलाकों के स्कूलों के सिर्फ 15% तलबा तालीमी मैदान में कमजोर हैं। स्कॉटलैंड में स्कूल 11 अगस्त को खुल गए थे, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड में गुज़श्ता हफ्ता तलबा की वापसी हुई है। उस्तादा के मुताबिक स्कूल वापसी के बाद 44% तलबा को ज्यादा मदद की जरूरत होगी, जबकि पसमानदा स्कूल के तलबा के 57% और अमीर स्कूलों के तलबा के 32% मदद की जरूरत होगी। NFER की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर एंजेला डॉन्कन ने हुकूमत को तलबा की पढ़ाई में इजाफी मदद के प्रोग्राम का खैर मकदम करते हुए सवाल उठाया है कि क्या हुकूमत तमाम तलबा की जरूरियात को पूरा कर सकेगी। जिन उस्ताद से सवालात पूछे गए, इनमें से 90% ने कहा कि महफूज तरीके से स्कूल खोले जा सकते हैं, जबकि 70% ने कहा कि मजीद अमला, सफाई और कोरोना से बचाव वाले आलात के लिए इजाफी फंडिंग दरकार होगी। बर्मिंघम में ब्रिटिश कश्मीरियों का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें यूनियन ऑफ ब्रिटिश डायस्पोरा तंजीम का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद ब्रिटिश कश्मीरी नौजवानों को मसला कश्मीर के असल पहलू से आगाह करना था और मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाना है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप देखिए आबिद काज़मी की रिपोर्ट। भारत के गैर कानूनी गैर आईनी ज़ेरे कब्जा मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 13 माह से लॉकडाउन और कोरोना वायरस की आड़ में कश्मीरियों की जिंदगियां अजीरन कर दी गई हैं। इन मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने की गर्ज से हमेशा बैरून मुल्क आबाद कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने अहम किरदार अदा किया। अब ब्रिटिश कश्मीरी नौजवानों को कश्मीर के दर्द और तकलीफ से आगाह करने के लिए बर्मिंघम में नई तंजीम की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम यूनियन ऑफ ब्रिटिश कश्मीरी डायस्पोरा रखा गया है। तंजीम के जरिए नौजवान नस्ल को मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मुजालिम, मोदी सरकार की बर्बरियत और इनके हकूक तलफी से आगाह किया जाएगा। पहले मरहले में तकरीबन 1000 ब्रिटिश कश्मीरी बच्चे बच्चियों को एंगेज किया जाएगा। इस मौके पर ब्रिटिश कश्मीरी रहनुमाओं राजा हक नवाज, चौधरी आफ्ताब, ख्वाजा हसन, चौधरी हनीफ और दीगर ने बर्मिंघम में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि भारतीय कौंसलेट के सामने होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में किसी किस्म की मुतनाज़ा नारेबाजी नहीं की गई। मुकर्रीन का कहना था, भारतीय लॉबी और सहूलतकारों ने अपने मज़मूम मकासद के लिए हमारे खिलाफ गहरी साजिश की है। ऐसे नासर ने हमेशा कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाया है। हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का मकसद भारतीय अज़ाइम की तकमील है, लेकिन बाशऊर और गैरतमंद कश्मीरी अब ऐसा नहीं होने देंगे। तमाम बरादरियों के लोग, तमाम पार्टियों के लोग जब भी कोई कॉल देता है तो उसके लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों ने बरादरीज़म के कार्ड खेलना शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने इलाकाई तसब के कार्ड खेलना शुरू कर दिए और तरह तरह से सियासी और ऐसे प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए कि जो कि हमारे मुखालिफिन इंडिया को करने चाहिए थे, जिसकी वजह से नौजवान जो हमारे साथ दोस्त भाईचारे थे वो डिसपॉइंटेड भी हुए। लेकिन सब लोगों ने देखा कि बर्मिंघम के अंदर बेहतरीन मुजाहरे हुए, 2 कामयाब मुजाहरे हुए, जिसमें तमाम कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम पर वो जुल्म इंडिया ने डाले जो पूरी आज तक दुनिया में कभी भी किसी मुल्क ने किसी कौम पर इस तरह जुल्म नहीं डाले जिस तरह इंडिया ने डाले। दिस इज नॉट ओनली अवर पर्सनल इशू, ये हमारा मदरलैंड का इशू है। ये कोई लैंड का डिस्प्यूट नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है और हमने अपने बच्चों को एजुकेट करना है। ब्रिटिश हैज सोल्ड अस इन 1846, ब्रिटिश हैज डिवाइडेड अस इन 1947 with the promise that the Kashmiris in future they will get the right of self-determination. Up till now, after the 72 years has been gone, we haven't received that any right of self-determination. ये हमने एजुकेट करना है। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों और जमातों से वाबस्ता शुरका ने कहा कि बरतानिया में भारतीय मुजालिम को बेनकाब करने के साथ साथ कश्मीर के नाम पर दुकानदारी करने वाले काली भेड़ों को भी मंजर आम पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा, भारतीय कौंसलेट के सामने होने वाले मुजाहिरों के सिलसिले को सहूलतकार और इंडियन नवाज अब रुकवा नहीं सकेंगे। कश्मीर की आज़ादी तक यूनियन ऑफ ब्रिटिश कश्मीरी डायस्पोरा नेक नियति और पूरी ईमानदारी से भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। इस मौके पर कश्मीर की आज़ादी के लिए नारेबाजी भी की गई। आखिर में शुरका ने कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं मांगी और कश्मीरी कम्युनिटी को इस कॉज के लिए मुत्तहिद रहने की अपील की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सहाफ़ियों के आवाज़ मजबूत करने के लिए नए तंजीम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट की बुनियाद रख दी गई है। 92 न्यूज़ वाशिंगटन के नुमाइंदे खुरम शहजाद सीनियर नायब सदर और 92 न्यूज़ जर्मनी के नुमाइंदे चीफ मिर्ज़ा रुहेल बेग नायब सदर मुंतखब हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए।
दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बुनियाद रख दी गई। अफ्रीका में मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी शाहिद चौहान सदर मुंतखब कर लिए गए, जबकि अमरीका से खुर्रम शहजाद सीनियर नायब सदर, यूके से वसीम चौधरी वाइस चेयरमैन, दुबई से रिजवान चौधरी वाइस चेयरमैन, दुबई से सादिया अब्बासी नायब सदर, जर्मनी से मिर्जा रुहेल बेग नायब सदर, फ्रांस से अयाज महमूद जनरल सेक्रेटरी, स्वीडन से काशिफ अजीज भुट्टा डेप्यूटी सेक्रेटरी, जर्मनी से मैविश खान सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऑस्ट्रेलिया से औरंगजेब बेग ज्वाइंट सेक्रेटरी, पुर्तगाल से सरफराज फ्रांसिस ज्वाइंट सेक्रेटरी और आयरलैंड से फरुख वसीम बट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुंतखब हो गए। ऑनलाइन इजलास में दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तानी सहाफ़ी शरीक हुए और दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू भी की गई और मिलजुल कर ओवरसीज पाकिस्तानी सहाफ़ियों की फलाह के लिए काम करने पर इत्तफाक हुआ। इस मौके पर वतन से दूर रहने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ियों की ग्रां कदर खिदमात को खराज तहसीन भी पेश किया गया। प्लेटफार्म से भी जो कि एक बहुत मौसर और मुफीद कारगर साबित होगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनकी आवाज़ पाकिस्तान में हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए। मुख्तलिफ ओहदेदारान ने इस अज़म का इजहार किया कि दुनिया भर में पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने मुल्क का मुस्बत इमेज पेश करने का सिलसिला जारी रखेंगे। कम्युनिटी की आवाज़ बनने के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी सहाफ़ी पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। बुलेटिन जारी है, यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन के नवाही इलाके स्लाव में सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद स्लाव क्रिकेट क्लब ने लूटन क्लब को हराकर फतह अपने नाम की। T10 के नाम से होने वाली इस सुपर लीग में स्लाव के साथ साथ दीगर शहरों से कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। समाजी दूरी और दीगर हिफाजती इकदामात पर अमल करते हुए शायकीन ने सुपर लीग को खूब एंजॉय किया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की पाबंदियां नरम होते ही क्रिकेट के खत्म होते सीजन में क्रिकेट टूर्नामेंट्स की लंदन समेत दीगर शहरों में पजीर आई। लंदन के नवाही इलाके बोर्नहेम क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाला सालाना टूर्नामेंट सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी, कश्मीरी और ब्रिटिश कम्युनिटी की भरपूर दिलचस्पी सारा दिन मेले का समा रहा। T10 के नाम से होने वाली सुपर लीग में स्लाव के साथ साथ दीगर शहरों से 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इन टीमों में वटफोर्ड, हाई वैकम, आइल्सबरी, रेडिंग और स्लाव की टीमें शामिल थी। समाजी दूरी और दीगर हदायत पर अमल करते हुए कामयाब सुपर लीग की खूब पिज़राई हुई। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर ब्रिजिंग गैप फॉस्टर केयर एजेंसी का डायरेक्टर जाहिद राजा ने कहा कि हमारा टूर्नामेंट स्लाव सुपर लीग के नाम से मकबूल हो रहा है। आइंदा साल अगर कोरोना वायरस की पाबंदियां ना हुई तो इससे बड़े लेवल पर क्रिकेट मेला मुनक्कद करवाया जाएगा। क्रिकेट हमारी कम्युनिटी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं भी पहले क्रिकेट खेलता रहा हूँ और इसमें जो हमारे बच्चे हैं वो गलत रास्ते में जाने के लिए अगर स्पोर्ट में हिस्सा लेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा और ये मतलब उनके एटीट्यूड में पॉजिटिविटी आएगी, सेहतमंद भी होंगे और इससे जो है ना हमारी कम्युनिटी को बहुत बेनिफिट होगा। सुबह सवेरे शुरू होने वाले सुपर T10 के मैचों में मुख्तलिफ टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबले हुए, जिन्हें देखने के लिए शायकीन की एक बड़ी तादाद भी ग्राउंड में मौजूद रही। इस मौके पर समाजी दूरी की हदायत को मद्देनजर रखते हुए लोग अपनी अपनी जगहों पर रहकर अपनी पसंदीदा टीम को भरपूर दाद देते रहे। फातेह और रनर अप टीम के कप्तान, खिलाड़ियों और दीगर अफराद ने इस खूबसूरत इवेंट को बेहद सराहा। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें सब लोगों को बड़ी खुशी हुई है कि 8 माह से जो लोग अंदर बैठे हुए थे कोरोना की वजह से, तो लोगों ने बाहर निकले और आज ये लुटन से, हाई वैकम से, एल्सबरी से, मैडनेट से, स्लाव से, रेडिंग से जो टीमें 8 टीमें आई हुई हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई है और हम समझते हैं कि और भी शहरों में और भी काउंटीज़ में इस तरह के जो प्रोग्राम होने चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि माशाल्लाह अपनी कम्युनिटी काफ़ी एंटिसिपेट करती है लोकल स्पोर्ट्स में, जिसकी वजह से बहुत से माशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे शामिल हैं। जहाँ तक कोविड की बात है, इन्होंने सैनिटाइज़र वगैरह भी प्रोवाइड किए हुए हैं, इंतज़ाम काफ़ी अच्छा था, लंच वगैरह का भी बहुत अच्छा लोकल मुंतज़मीन ने इंतज़ाम किया था। वो बुरे कामों से बचेंगे, इसमें जो है ना स्पोर्ट्स में आएंगे और उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है और ये बहुत अच्छा काम है नौजवान नस्ल के लिए, बहुत ज़रूरत है इसकी। और हम जाहिद साहब के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने सब साउथ के टीम को इकट्ठा किया और बहुत इंस्पायरेशन मिली यंगस्टर को इस स्पोर्ट्स में। कोविड की वजह से हम सब यहाँ मिलकर इकट्ठे हुए हैं। दूसरा, ये पाकिस्तानी कौम के लिए क्रिकेट हमारी खुराक है
और बिलखुसूस यहाँ हम देख रहे हैं नौजवान भी आ जा रहे हैं, बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं। कोविड के बाद हमें मिलजुल के बैठने का, क्रिकेट का एंजॉय करने का हमें यहाँ आज मौका मिल रहा है। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर डायरेक्टर ब्रिजिंग गैप फोस्टर केयर और टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर जाहिद राजा और कश्मीरी रहनुमा चौधरी शाबान ने जीतने वाली और रनर अप टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 500 और दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 300 पाउंड, जबकि मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट को 100 पाउंड के नगद इनामात दिए गए। इस मौके पर मुंतजमीन और शायकीन का कहना था कि लॉकडाउन की सख्तियों के बाद इस किस्म के टूर्नामेंट कम्युनिटी के लिए खुशगवार हवा का झोंका साबित हो रहे हैं, इन्हें जारी रहना चाहिए। लॉकडाउन के बाद जिंदगी को मामूल की तरफ लाने के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स वक्त की अहम ज़रूरत है। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, सिलाओ, लंदन। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी के बाद जहां दीगर मामलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं, वहीं पर खेलों की सरगर्मियां भी बहाल हो रही हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी 5 माह बाद सहराए अरब में क्रिकेट के मैदान आबाद करेंगे। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब की रियाज क्रिकेट लीग ने कोरोना वायरस से जाँ बहक अब्दुल करीम खान से मंसूब T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें खिलाड़ियों समेत कम्युनिटी मेंबरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। रियाज क्रिकेट लीग के सदर हनीफ बाबर ने बताया कि अब्दुल करीम खान गुज़श्ता 40 साल से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे थे। करीम लाला जो हमारे हद लजीज़ 40 साल से खिदमत दे रहे हैं क्रिकेट को, उनके नाम से हम टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे हैं और ये ग्राउंड भी उनके नाम से, और उनके जो वफ़ात हुई वो कोरोना की वजह से हुई थी, और इंशाल्लाह ये 3-3.5 महीने ये चलेगा टूर्नामेंट, और हमारे पास इस वक्त मोर देन 16 टीम हमारे पास है। इस मौका पर शुरका ने कहा कि ICC इवेंट्स में सऊदी नेशनल टीम की शिरकत और सऊदी अरब में क्रिकेट की सरकारी सरपरस्ती इंतहाई खुशाइंद है। इस सूरत हाल में जहाँ खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर होंगी, वहीं उनकी परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आएगी। शुरका ने अब्दुल करीम खान की क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए खिदमत को भी सराहा। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।